अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की चार्जशीट होते ही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से मज़ाकरात की पेशकश की गई और मौजूदा हुकूमत ये कहने लगी कि ये मज़ाकरात की पेशकश इसलिए की जा रही है क्योंकि तहरीके इंसाफ जो है उनको ये समझ में आ गया है कि इसके अलावा इनके पास अब कोई चारा नहीं है। दूसरी जानिब बहुत से वज़रा ऐसे भी थे जिन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की चार्जशीट होते ही तहरीके इंसाफ को भी इसमें लूप इन करना शुरू किया और इंदिया दिया कि शायद बानी तहरीके इंसाफ का भी मिलिट्री ट्रायल होने को है। अब आते हैं मज़ाकरात की तरफ। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मौजूदा हुकूमत मज़ाकरात करने में संजीदा नहीं, जबकि हुकूमत भी यही इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर आयद कर रही है। बल्कि आज तो उमर अयूब साहब का ये कहना है कि माइनस इमरान खान किसी किस्म के कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी जानिब आज अडियाला में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने शिकवा किया पार्टी क़यादत से। उनका यह कहना था कि डी चौक पर जो कुछ हुआ उसके हवाले से पार्लियामान में उस तरह से बातचीत नहीं की गई जिस तरह से करनी चाहिए थी और तासुर ऐसा मिला कि जैसे कोई फ्रेंडली ऑपोजिशन हो। साथ ही उन्होंने अपने मुतालबात भी रखे कि 26 नवंबर हो या 9 मई हो, उसके हवाले से जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और ना होने की सूरत में उन्होंने उसी सिविल नाफरमानी का भी जिक्र किया और मजीद एहतजाज का भी जिक्र किया। आज आईनी बेंच ने भी, आपको इल्म होगा कि 85 मुल्ज़िमान के हवाले से ये इजाज़त दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो अपना फ़ैसला सुना सकते हैं, लेकिन ये मशरूत इजाज़त दी गई है, यानी वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, बड़ी बातें हो रही हैं इस मज़ाकरात की, बाज़गश भी बहुत है। असद कैसर साहब और दीगर की जो मुलाकात स्पीकर के चेंबर में हुई तो ख्याल और खदशा ये होने लगा कि जैसे मज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया है। आप ये बताइए, पेशकश आप लोगों ने कर दी, आगे से जवाब क्या है और इसको आगे कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए, खान साहब ने, मैं ये इंप्रेशन जरा डिस्पेल करने की कोशिश करूंगा कि खान साहब ने पहली दफा मुज़ाकरात की बात नहीं की या पहली दफा मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। आज से 6-7 महीने पहले भी अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो खान साहब ने 3-4 दोस्तों पे मुश्तमिल इसी किस्म की एक ग्रुप का ऐलान किया था कि 3-4 लोग हैं, अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहेगा, जब भी करना चाहेगा, तो दे विल टॉक टू दीस 3 पीपल और 4 पीपल, आई रिमेंबर, जिसमें असद कैसर उस वक्त भी शामिल थे और उमर अयूब भी थे। तो ये तासुर देना कि शायद ये किसी जर्नैल के उसके अपने इदारे के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के हवाले से कुछ चीज़ें आगे जा रही हैं, तो शायद हमने इसलिए मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान किया, तो ये गलत है, ये इंप्रेशन भी गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं और वो मुज़ाकरात हम मीनिंगफुल करना चाहते हैं, somebody who can deliver। और मेरा सवाल हमेशा टॉक शोज में भी ये होता था कि कैन दे डिलीवर, आर दे एबल टू डिलीवर? सो अगर कोई मुज़ाकरात का दरवाजा खोलता है, 2 साल से आप हमें कह रहे हैं, आपके टॉक शोज में लोग हमें कहते रहे, नून लीग के लोग कहते हैं, संजीदा लोग बैठ के जी आप बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हमने कहा आप डिलीवर ही नहीं कर सकते, हम आपसे क्या बात करें। सेकेंडली, आप हमारे मैंडेट चोरी करने वाले हैं, बेनिफिशियरी है, हमारी सीटों के ऊपर बैठे हैं, आपके साथ बैठना कैसे मुनासिब? यही हमारा लॉजिक था। अब 24 के बाद इस बेयकीनी और इंतशारी जो बढ़ता जा रहा है और अदम इस्तेहकाम, तो उस हवाले से खान साहब ने ये रास्ता और ये दरवाजा दोबारा खोल दिया, जिसपे अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि जी वो फरिश्ते या इंसान हम सबसे बात करेंगे, तो पीपल प्रिज्यूमली थॉट के दिस इज द ओनली, मतलब शायद ये गवर्नमेंट के पास ही जाना चाहता है, तो नहीं, इस जुमले से, इस बात से ये इंप्रेशन लेना नामुनासिब है। गैर रस्मी गुफ्तगू अगर स्पीकर के साथ फॉर्मर स्पीकर की हुई है, तो दैट इज नॉट बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। अच्छा मुज़ाकरात जी शेख साहब, एक मिनट, क्योंकि आपने कहा कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। आप हमेशा मेरे प्रोग्राम में भी यही कहते आए हैं कि हम बातचीत उनसे करेंगे जो डिलीवर कर सकते हैं, इनके पास डिलीवरी की वो यू नो दे डोंट हैव इट इन देम। तो अब जब आप मज़ाकरात की, जब सब कह रहे हैं कि हुकूमत से मज़ाकरात करने चाह रहे हैं, तो आप समझते हैं हुकूमत डिलीवर कर सकती है, या अभी भी आप समझते हैं कि वही ताकतवर हलकों से बातचीत की जाए जो डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, ताकतवर हलकों के बगैर तो हुकूमत भी बात नहीं कर सकती। लेट मी बी वेरी क्लियर। आप क्या समझती हैं कि लोग कहते हैं जी एंगेजमेंट के हवाले से
आप ये समझती हैं कि जो हम कहते रहे कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और ये इंस्टॉल्ड है, डू यू रियली थिंक कि नाउ दे हैव grown so big that they can do things on their own? It's not possible. So जब इस किस्म के मुज़ाकरात जब भी होंगे, हमने तो दरवाजा खोल दिया है। अगर ये अक्लमंद हो तो इनको कर लेने चाहिए, क्योंकि खान ने अगर जमहूरियत को इस बेयकीनी की सूरत हाल को सबको सामने रखते हुए एक उसमें दरवाजा ओपन किया है, तो दे शुड उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो उनके बगैर ये कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? अच्छा, अब देखिए, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम इसलिए आपको संजीदा होना पड़ेगा। और जब उनसे पूछा जाए कि किस संजीदगी का आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुजाहरा करे, तो वो कहते हैं ये जो मुतालबात आप पहले रख देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो फिर इस तरह से नहीं होगा, और सिविल नाफरमानी की कॉल पर अभी भी आप बार बार जिक्र करते हैं, उसको वापस लें और फिर बात करें। नहीं, ऐसी ये तो वो शर्तें रख रहे हैं, हम तो नहीं रख रहे। मतलब आप मुज़ाकरात हो या ना हो, उसका कोई नतीजा निकले या ना निकले, इस फैक्ट से तो आप नहीं नजरें चुरा सकते ना कि 12 आदमी शहीद हुए हैं और 200 आदमी इस वक्त तक मिसिंग है, प्रेज्यूमेबली डेड। खुदा ना करे उनमें से भी कोई शहीद हो। मतलब हम तो चाहते हैं कि एक एक बच्चा हमारा वापस आ जाए जो मिसिंग है। 12 के कवायद हमारे पास मौजूद है, सैकड़ों बंदे जो है वो जख्मी है और हजारों आपने जेलों के अंदर भेज दिए हैं। तो जस्ट बिकॉज एक मुज़ाकराती वो बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि हम इसको वो कर देंगे, इसको बरी कर देंगे इस सारे मामले को? आप हमसे को डील करना चाहते हैं, हम अपने को वर्कर की लाशों के ऊपर आपके साथ डील करेंगे? ये इंप्रेशन लिए तो पागल है ये जो हुकूमत में ऐसी गुफ्तगू करते हैं। बात तो ये है कि जो, और हमने को प्री कंडीशन नहीं रखी है। जब आप बात करती हैं या बात करते हैं किसी उसके ऊपर मुज़ाकरात में, तो उसके कोई वो होता है ना, कोई नुक्ता होता है जिसपे आपने बात करनी। ये प्री कंडीशन नहीं है। हम कहते हैं आप हमारे से बात करें 9 मई और 26 के असीरान के हवाले से, उनके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाए जो सीसीटीवी फुटेज निकाले, जो हकायक तक पहुंचे। अल्लाह खैर सलाह। अब आप, हमने तो ये भी नहीं, अब तो हमने इसमें से एक और वो भी निकाल लिया। हमने तो अब आपसे वो इसके अंदर जो खान साहब ने 2 नुक्ते दिए हैं, इसमें तो एमनेस्टी मैंडेट वाली बात भी नहीं की है। हमने तो 26 तरमीम का रिवर्सल वाली बात भी इसमें नहीं किया है, जो पिछली मूवमेंट का हदफ था। ओके, तो चीजों को आखिर किसी नुक्ते पे आपने बैठना तो है। अब ये समझते हैं कि हम ये कहें कि जी हम आपके साथ बैठ जाए, हमारे बंदे छोड़ दें। ये क्या है, कोई थाने सदर के अंदर गुफ्तगू हो रही है? अच्छा, तो शेख साहब ये तो मुझे बताएं कि 26 नवंबर के हवाले से इसाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा ना कि आप ले आइए उन तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड जो आप समझते हैं कि या मिसिंग हैं या फिर उनकी वो जान चली गई है, और मिल करके हम इंक्वायरी करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड ऑफर, कर लीजिए। लिसन टू मी प्लीज, लिसन। कितनी बेहयाई है ये, कितनी बड़ी बेहयाई। मैंने खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक एक नौजवान का नाम, उसका शनाख्ती नंबर, उसका जनाजे की वीडियोस, उसकी कब्र की वीडियोस, हुकूमत ने 1-1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन जो है वो दी है। और हुकूमत जब चेक देती है तो वो किसी बंदे का नाम इशू होता है। उन कब्रों पे खड़े होके हम वहां पे गए, एक एक लवाहिकीन को मिले, सारी दुनिया ने देखा, आपकी मीडिया ने दिखाया, सारा सोशल मीडिया दिखा रहा है। और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, इसको नजर नहीं आ रहा। ये हमसे शनाख्ती कार्ड मांगते हैं। आए, आपको हम उनकी कब्रों में लेके जाते हैं, उनके घरों में लेके जाते हैं, आपको हम बताते हैं, आपको मिलवाते हैं उनके लवाहिकीन से। आपको शर्म नहीं आती लोगों को ऐसी जगहों पर ऐसी बातें करते हैं? मिसिंग लड़का का जो आज पिटीशन दायर हुई है जी अदालत के अंदर, उस पिटीशन के अंदर 200 प्लस में से ऑलमोस्ट 140 के तो नाम लिख के दे दिए हमने, वर्दी तैयार, वो सारा उनका डिटेल लिख के दे दी। जो इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप लोगों ने क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की है, जो कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर दी गई है, कॉग्निजेंस ले लिया गया है, और उसको उन्होंने अगले सेशन जज के हवाले कर दिया, जिसकी कल वो जो समात रखी है उन्होंने भी। ये जाए उसको पढ़ ले, हम उसमें और ऐड करेंगे, नंबर इज स्टिल इवॉल्विंग। ये देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं इसी इसाक डार साहब के हवाले से। इसाक डार की पार्टी के वजीर साहब कहते थे एक गोली नहीं चली, याद है आपको? ये तो कम से कम मान लें, आप लोगों ने कहा, वो बार बार दिखाया कि वो कहते एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली जी, गोली नहीं कहा करेगा। ठीक है, तो इसाक डार इसी तकरीर में जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, उसमें कहा नहीं एरियल फायरिंग हुई है, सीधी गोलियां नहीं चली, एरियल फायरिंग। बात समझ रही हैं आप? यानी कि ये इतने अक्लमंद है, बड़ी अल्लाह ताला इसी तरह लोगों को एक्सपोज करता है। ये गोली ना चलने से एरियल फायरिंग तक आ गए हैं। एरियल फायरिंग ऐसे होती है, सीधी गोलियां ऐसे चलती हैं, एक कल बंदूक का तले करके भी उठा देंगे। ये सारी चीजें साबित हो जाएंगी। हम तो कह रहे हैं, हमारे पास जो सबूत हैं यही भाग रहे हैं। इन्हीं को किसी बेवकूफ ने समझाया कि बस इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि बंदे को यकीन हो जाए। नहीं,
कि 12 महीना पईयां जे 12 शोदा ने कब्रें मौजूद हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह सारे के बच्चों को अपनी अमान में रखे कि कोई और एक शहादत भी इससे ऊपर और हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह जान नहीं छूटेगी। इसहाक डार साहब अपनी कुछ उम्र देखें और अपने जो प्रोपेगेंडा आपके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या मिनिस्टर जो आपको बता रहे हैं उसको खुद तहकीक किया करें आप। अच्छा, तो एक चीज और बताएं शेख साहब कि ये जो आज कहा उमर अयूब साहब ने कि माइनस इमरान खान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो वाज दैट मतलब इसका कोई जिक्र किया गया है, बकायदा कहा गया है? I don't know जी। जिस वक्त हम कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तो हमारे दोस्त, हमारे भाई बहने जो साथी हैं वो खड़े होते हैं, उसका क्या सबाक था, दैट आई डोंट नो कि वो सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया। मगर जिस भी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, अगर किसी ने ये सवाल पूछा होगा जी अगर माइनस इमरान खान आपको कोई हल कबूल है, तो उन्होंने कह दिया होगा कि नहीं कबूल है। दिस इज एज सिंपल एज नेचुरल। आई मीन व्हाट इज इट? अच्छा, ठीक है। और ये जो भी मुज़ाकरात करने हैं और जो संजीदगी आप लोगों ने कहा कि ये ज़रूरी है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि अब इस चीज़ से बाहर आना है, फ्रॉम दिस क्वागमा है, तो गाइडलाइंस आप लोगों ने ले ली हैं कि किन उमूर पर किए जाएंगे, किस हद तक आप लोग आगे जाएंगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैं फिर कहता हूँ कि आजकल हमारे लोग वो नहीं करते, सिर्फ गाइडलाइन नहीं थी। उसके बाद हमने एक प्रेस की पेशावर में, जो आग पे हर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी मगर मालिकों ने वो दिखाने नहीं दी। उसके अंदर हमने वो गाइडलाइंस भी एक्सप्लेन की। उसके अंदर हमने यौम शोदा जो इज्तिमा है उसका भी ऐलान किया। ये भी बताया कि अगर ये नहीं होते, चीजें जो है वो सब्सटेंशिएट नहीं होती है या मूव नहीं करती हैं, तो खान साहब ने सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान कर दिया है। और उसका उन्होंने लाएअमल जो है वो 15 को शोदा का इज्तिमा है, उसके बाद लाएअमल ही बता देंगे। बस उन्होंने ये बता दिया कि उसके बाद अगर ये चीजें नहीं तय करते हैं तो फिर तरसीलात के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी को कहा है कि आप अपनी तरसीलात को महदूद करें। दिस इज व्हाट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड बाय खान साहब। और अगर ऐसा किया गया, वहां तक मामलात गए, तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में नहीं जाएंगे, मजीद खिलाफ ही जाएंगे कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पाकिस्तान के एक खिता जिसे के भी कहते हैं, उसकी रेमिटेंसेस के अंदर उनका 40% हिस्सा होता है। उनके लोग भेजते हैं वापस, उनके बच्चों को आपने शहीद करके उनके जिलों के अंदर भेजा है। दे डोंट वांट टू ब्रिंग मनी, और ये उनकी जाती वो है। अगर कोई बाहर बैठा है और वो आपको नहीं पैसे देता क्योंकि आपने उनके बच्चों का कत्ल किया है, तो इसमें क्या है? तरसीलात रोकना, कहना कि तरसीलात ना भेजे, इट्स अ बिग स्टेप। देखिए, इमरान खान साहब हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस बेहतर समझते हैं। उन्होंने जो कॉल दी है, पार्टी उस कॉल की पाबंद है। अल्लाह खैर सला, ओवरसीज को उन्होंने कॉल दी है। अब ओवरसीज वाले जो है वो इमरान खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो आपको पता चल जाएगा टाइम पे कि वो क्या है। अच्छा शेख साहब, क्योंकि जाहिर है 26 नवंबर लेटेस्ट है, उससे पहले 9 मई है, लेकिन बात यह है कि आज जब बानी तहरीक इंसाफ ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, तो गैर रस्मी जो गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने बाकायदा शिकवा किया, उन्होंने तशवीश का इजहार किया, अदम एतमाद नहीं किया पार्टी की क़यादत पे। एंड ही फील्स कि उस तरह से इसको उजागर नहीं किया 26 नवंबर को पार्लियामेंट में जिस तरह से करना चाहिए था, और तासुर मिला जैसे कि फ्रेंडली ऑपोजिशन है। और खान साहब का हर जो लफ्ज है वो हमारी सार आंखों पे है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ दी MNAs, मेंबर पार्लियामेंट, सेनेटर्स के ऊपर तो इतने केसेस हैं कि वो वहां पे आपको हमारा बड़ा कम नंबर मिलेगा इस वक्त नेशनल असेंबली के इजलास में। उसे याद रखिए, बिकॉज ऑफ द केसेस मेजॉरिटी MNAs आर नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ द केसेस। तो जो पीछे मौजूद हैं, अगर खान साहब ने ये कहा है, जैसा कि आपने भी मुझे बताया, मुझे भी कन्वे हुआ, तो बिल्कुल दे शुड एक्चुअली, अगर कोई ऐसा कमजोरी का तासुर आया तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ओके शेख साहब, आईनी बेंच के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले की इजाजत दे दी, मशरूत इजाजत है। तो अब ये लगता है कि 9 मई के जो केसेस हैं ये मंतकी अंजाम को बड़ी जल्द पहुंचने को हैं। देखिए जी, क्या कहते हैं, हर चीज इनके कंट्रोल में है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा तो उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। सिविलियन शुड नॉट बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, इट वाज एंड इट विल रिमेन। अब तो यही कहते हैं कि शॉर्ट फैसलों की बजाय पूरा फैसला अगर दे दिया जाता ना जी लिखे, तो वो उसमें जरा बेहतरी हो जाती, क्योंकि इसमें जरा शॉर्ट फैसला जो है वो थोड़ा सा वो पैदा करता है। क्या ही बेहतर होता कि ये पूरा फैसला ही आ जाता ताकि उसमें
वो कंडीशनल और वो सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती। मगर पर हमारा वो वही है, हमारा मौक़िफ़ वही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब, वफाकी वजीर दिफा, उन्होंने तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के चार्जशीट होते ही कहा कि ये सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है बल्कि बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी है, और इंदिया दिया कि उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा साहब का मुझे नहीं पता कि ये बानी के बात क्यों कर रहे हैं। ISPR की तरफ से जो चीज आई है, ISPR को हमारा डर तो कोई नहीं है, या कोई ख्वाजा साहब का डर तो कोई नहीं है। अगर उसमें इमरान खान साहब का कोई होता तो इमरान खान साहब का नाम ले देते, तो उनको किस बात का डर है? ठीक है ना जी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सियासी इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, जैसे ख्वाजा साहब बड़े खुश हो रहे हैं। ख्वाजा साहब कौन है? ख्वाजा साहब खुद राब्ते में थे जनरल फैज हमीद के। ख्वाजा साहब की पार्टी के बड़े बंदे अपॉइंटमेंट्स करवाते रहे हैं जनरल फैज हमीद के थ्रू। लोग ये भी कहते हैं कि फैज हमीद वाज आल्सो वर्किंग फॉर देम और फॉर अस, हू नोस। तो पता नहीं ये किस सियासी मुदाखलत की बात कर रहे हैं। हमारा इस पर मौके बड़ा क्लियर है, जो इमरान खान साहब कल दे चुके हैं कि इदारे का इंटरनल मैकेनिज्म है, हमारी मुदाखलत या हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एज फार एज जनरल फैज इज कंसर्न्ड, ही वाज टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम जनरल बाजवा, और वो कहते हैं वो तो मुझे मिलने भी आते थे, तो जनरल बाजवा से इजाजत लेके आते थे। तो ऑब्वियसली अगर इस किस्म की कोई चीज होगी तो जनरल बाजवा भी उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन शेख साहब देखें, ऑन पेपर तो यही है ना कि रिपोर्टिंग लाइन जो थी जनरल फैज की, वो प्राइम मिनिस्टर थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। देखें, वो डायरेक्ट मातहत थे जनरल बाजवा के। आपको पता होगा कि आर्मी किस तरह काम करती है, और वो आप सिर्फ लेटर की बात ना करें मेरे साथ रिटर्न की, क्योंकि उस हवाले से तो फिर आर्मी चीफ भी वज़ीर आज़म का मातहत होता है। तो क्या ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ ट्रेडिशनली टिपिकली चीजें जो है वो सेट है, एक उसके तहत चीजें उसी तरीके से चलती हैं। आपकी बात ठीक, क्यों डायरेक्ट मिलेगा प्राइम मिनिस्टर को बगैर आर्मी चीफ से पूछेगा? ओके, सो इसका मतलब ये है कि पार्टी में किसी किस्म की, इंक्लूडिंग आपने इमरान खान का तो जिक्र कर ही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है जनरल रिटायर्ड फैज के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि उस ISPR की स्टेटमेंट में 9 मई के हवाले से तफ्तीश जो है वो अभी जारी है, मतलब लाइक वो भी की जा रही है। अच्छी बात है जी। मैं देखें, हम तो तहकीकें तफ्तीशों के खिलाफ नहीं है, बट व्हाट वी जो हम उसको अपहोल्ड करना चाहते हैं कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। हम कहते हैं कि आप जुडिशियल कमीशन जो है उसको बना लें। खान साहब कह रहे हैं पहले दिन से, तो तुसी वेख लो जिहदा कसूर है ठीक करो, टांग दो, जिहदा कसूर कोई नहीं, जो मैं समझता हूं मेजॉरिटी का नहीं है, आई मीन ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। दिस इज नॉट ओके शेख साहब, लास्टली आई जस्ट लाइक टू रीइटरेट कि जो आप लोगों ने जाहिर है अपनी एक पूरा आपने कहा कि हमने आगे का प्लान भी दिया है, इज देयर अ टाइमलाइन लाइक 15 दिसंबर कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होते हैं देन आपका अगला लाहे अमल, या भी ये ओपन रखेंगे आप? नहीं, वो कोई टाइमलाइन यौम जो शुदा इज्तिमा के बाद वो उसको शुरू कर देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हुकूमती सफ़ों में इन मज़ाकरात के हवाले से क्या बाज़गश्त है जानेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, होंगे या फिर किसी की इजाज़त की ज़रूरत है और उसी का इंतज़ार है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, चीफ विप हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कौमी असम्बली के मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ मज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है और वो सबके साथ मज़ाकरात करने को तैयार है। क्या हुकूमत मज़ाकरात की इस पेशकश को उनकी संजीदा नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल हम संजीदा ले रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी मुज़ाकरात की जो पेशकश है, इसके बाद भी कई मुतज़ाद और कई आप ये कहें कि एक दूसरे से मुतसादम बयानात आए हैं। वो उसमें कभी शराइत रखते हैं, कभी उसमें वो टाइम फ्रेम के हवाले से बात करते हैं। कंडीशनल मुज़ाकरात तो नहीं होते, जब आप बैठते हैं तो उसके बाद बात खुलती है और उसके बाद ही जो है वो बात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। अगर आप वक्त से पहले ये शुरू कर दें कि मैंने अगर ये ना हुआ तो ये मुज़ाकरात नहीं करने, वो होगा तो मैं ये नहीं करूंगा, उस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। एक बात। दूसरी बात ये है जी कि अब ये जो सिविल नाफरमानी है, अगर आप देखें तो इसमें भी अभी तक कोई उन्होंने फाइनल नहीं किया।
कोई उन्होंने फाइनल नहीं किया। कभी कहते हैं जी सिविल नाफरमानी की तहरीक हम चलाएंगे, कभी कहते हैं कि हम नहीं चलाएंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं ये बड़ी ही अजीबोगरीब है। पहले इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी लेके आए और उसके बाद फिर बैठ के बात करेंगे कि जी मुज़ाकरात जो है वो किस सिमत बैठते हैं और ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वो संजीदा नहीं है, तो हुकूमत की क्या संजीदगी है? आप लोगों ने कोई कमेटी अभी तक तश्कील नहीं दी, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपने कमेटी तश्कील दी हुई है उनसे बातचीत के लिए, तो यहाँ भी तो आप लोगों ने कहाँ की? अभी तक तो कुछ इस तरह की बात ही नहीं हुई। देखिए नादिया, बात यह है कि ये गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा मुश्किल मरला नहीं होता। कमेटी क्या बनानी होती है? ज़ाहिर है आपने अपने 4-5 जो सीनियर तरीन लोग हैं उन पे मुश्तमिल नाम देने होते हैं और वो 1 घंटे का काम नहीं है, वो 5 मिनट का काम है। हमने कोई कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन थोड़ा ही करनी है कि पहले उनके टेस्ट इंटरव्यू होंगे और फिर उसके बाद ट्रायल होंगे और उसके बाद कमेटी बनेगी। वो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम मुज़ाकरात के हक में हैं। हुकूमत खुले दिल खुले जहन के साथ मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन पीटीआई को अपनी पोजीशन जो है क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो लीडरान इस वक्त हैं वो मुतजाद बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से भी मुतसादम बातें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे आज उमर अयूब साहब ने ये कहा कि माइनस बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो क्या हुकूमत ने कुछ इस तरह की बात की है कि तहरीक इंसाफ से बातचीत होगी माइनस इमरान खान? देखिए, माइनस या प्लस की बात ना हमने की है और ना हम कोई ऐसी बात करेंगे। अभी यानी ये परसों की बात है कि मेरे साथ उनके जो सीनियर तरीन रहनुमा है वो टॉक शोज पे थे और उस रात उनका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, और उसके बाद उन्होंने 4 अफराद को, जिसमें उमर अयूब साहब सर फहरिस्त हैं, असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौर हैं और उनकी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल हैं, उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया है। और जरताज गुल भी कह रही थी कि हमने पूछा उनसे कि बाज़ औक़ात आपसे मुलाकात होती है, बाज़ औक़ात मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर आपकी डायरेक्शन हम लेने के लिए आते रहेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैंने डायरेक्शन दे दी है, आप लोग मुकम्मल बाइख्तियार हैं। उमर अयूब साहब को खास तौर पर उन्होंने कहा। अब उसके बाद उमर अयूब साहब अगर ये कह रहे हैं कि जनाब माइनस इमरान खान बात नहीं होगी, तो अब प्लस इमरान खान कैसे होगा? मुझे तो नहीं पता। यही तो मैंने आपके प्रोग्राम में बात शुरू की है कि उन्हें उनकी अपनी सफ़ों के अंदर कंफ्यूजन है। भाई एक बात के ऊपर आप ठहरें, एक अदा करेंगे, वो तो ये कहते हैं उनके दो बड़े आम से मुतालबात हैं, और जो कि बड़े जो मैं कहूँ इसाक डार साहब ने भी एक तरह से मशरूत पेशकश भी की 26 नवंबर के हवाले से। वो कहते हैं कि अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए, और 9 मई के हवाले से भी वो मुस्तकिल कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस पर हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? देखें, ये भी जो उनके मुज़ाकरात हैं उनका हिस्सा बन सकती है ये बात कि अगर बनाएं तो किन TORs और किन पैरामीटर्स पे बनाएं। अगर नहीं बना मिसाल के तौर पे, तो क्यों नहीं बना, इसका जवाब भी उसी टेबल पे दिया जा सकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि हम ये जैसे मैं आपके प्रोग्राम में हूँ मैं यहाँ से कोई मैसेज सेंड करूँ, आधे घंटे बाद वो किसी और टॉक शो में जाएं, वहां से मैसेज सेंड करें। तो ये टॉक शोज के मैसेजेस से तो नहीं इस तरह की बातें होती ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को मैसेजेस दिए जाते हैं। मुलाकात के लिए तैयार है तो एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करें, इसमें कौन सा ऐसा मसला है? ठीक है। और हुकूमत ये चाहती है कि क्योंकि वो मुज़ाकरात की उन्होंने पेशकश की है, पहल वो करें, वो मुलाकात करें आके हुकूमत से, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कहें। पहल करने की भी बात नहीं है, इसमें कोई ईगो का या अना का मसला नहीं है। वो सिर्फ अपनी सफ़ों के अंदर क्लैरिटी लेके आए। ओके, अच्छा। असद एक दिन मुज़ाकरात करते होते हैं, दूसरे दिन एक नई बात आ जाती है। अभी बात आपसे मैं सुन रहा हूँ कि माइनस इमरान खान, भाई हमने कब कहा कि माइनस करें या प्लस करें? सही सही। असद कैसर साहब ने भी ये कहा, और यही बात आज हामिद रजा साहब ने भी कही। वो कहते हैं बाकायदा पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, और वही सिचुएशन है। असद कैसर साहब ने कहा हमारे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर 9 मई के पर्चे काटे जा रहे हैं, उनमें से बेशतर जो है वो कहते हैं पश्तून हैं, और ये बड़ी बुरी बात है क्योंकि इस्लामाबाद को भी वो कहते हैं कि नोगो एरिया कर दिया पश्तूनों के लिए, बाकायदा प्रोफाइलिंग की जा रही है। ये उनके इल्ज़ाम है, और कहते हैं कि इस तरह से तो पाकिस्तान तोड़ने का काम कर रहे हैं आप। देखें जी, ये सिर्फ अपनी ये लोग शर्मिंदगी छुपाने के लिए और अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए, इन क्लियर वर्ड्स में ये कहूँगा कि इस तरह की ये शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के ख़तरनाक बयान ये दे रहे हैं जो कि बिल्कुल रियासत के ख़िलाफ़ हैं।
मैं आपको हलफ पे कह सकता हूँ कि मैं अपने बंदे अपने जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है मेरे से है, मैं PMLN हूँ, उनको छुड़ा के पागल हो गया हूँ इस्लामाबाद में। मैं हल्फान आपको कह रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर से उस दिन मुलाकात हुई हमारी 4 दिन पहले, इंटीरियर मिनिस्टर से मैं मिला, मैं प्रोग्रामों में कह चुका हूँ ये बात, और हमने वहां से श्योरिटी ली और प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन जारी की कि जो बरह रास्त को वीडियो फुटेज में है इंतशार करता हुआ, फसाद दंगे फसाद में हिस्सा लेता हुआ 26 नवंबर को, उनके अलावा सबको रिहा करें। अच्छा। हम तो ये कैंपेन कर रहे हैं। और वो देखें कितनी मनफी और कितनी घटिया बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है तहरीक इंसाफ के उन साथियों से कि जो इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा फैला के, मतलब उनका काम ही है मुल्क में नफरत फैलाना, और उसे कभी बाज नहीं आए। सरिश्त है उनकी किस तरह की वो बातें करनी कि जिनसे नफरत बढ़े, तफरका बढ़े, तो मैं उन्हें बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ये डी चौक वगैरह सारा मेरे हल्के में है। मैं इस्लामाबाद की इंतजामिया से बराह रास्त राब्ते में रहता हूँ, और इस वक्त इस्लामाबाद में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अक्सर को रिहा किया जा चुका है। बाकी भी मैंने कहा कि फुटेजेस वगैरह देखी जा रही हैं और कोई तफरीक नहीं है इसमें। 400 से ज्यादा लोग इस्लामाबाद और पंजाब के थे जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी रिगार्डिंग जो मदरसा रजिस्ट्रेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो एतराज़ात सदर पाकिस्तान की जानिब से उस बिल पर लगाए गए हैं उस पर बात करते हैं JUI से। वेलकम बैक। मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सदर पाकिस्तान की जानिब से जो बिल पर एतराज़ात लगाए गए वो आज सामने आ गए हैं। इसी पर बात करते हैं तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। असलम गौरी साहब, आपकी भी नज़र से गुजरे होंगे सदर पाकिस्तान ने जो बिल पर एतराज़ात लगाए, और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस है और इस्लामाबाद टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट, इन सब के होते हुए एक और कानून साजी की नहीं जा सकती, लिहाजा उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए। देखिए, मैं एक थोड़ी सी बात आपको अर्ज कर दूं कि ये बिल JUI का नहीं बनाया, ना ये किसी का पर्सनल बिल है, ना प्राइवेट बिल है। ये बिल हुकूमत पाकिस्तान का है। वजारत कानून ने इस बिल को बनाया है। हमें वजारत कानून के आईनी और कानूनी माहिरीन पे हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने सोच समझ के ये सब कुछ किया होगा, और ये बिल आज नहीं है, ये तो PDM हुकूमत में भी बना था। उस वक्त सदर जो हमारे आज सदर हैं, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के सरबराह की हैसियत से इजलास में बैठे थे, जिसमें ये सारा कुछ हुआ था। फिर यही बिल बिलावल उस कराची में भी हुआ, यही अभी पिछले दिनों 26वीं तरमीम के साथ, और फिर यही बिल जनाब जाती उमरा में उस वक्त सदर साहब भी मौजूद, उस वक्त वैसे तो सदर मौजूद थे या वहां पर डिस्कस कर रहे थे, ये भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, सबके सामने हुआ, और फिर इसको वजारत कानून ने भेजा है, हमने तो नहीं बनाया। वजारत कानून कैसे गलत काम कर सकती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मुझे स्पीकर ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस के दरमियान में जो बहुत फासला है, मुझे तो बहुत हैरानकुन हो गया हूँ, मैं हैरान हूँ। हमने स्पीकर साहब को 2 दिन पहले एक लेटर लिखा था, और हमारे सेनेटर हैं कामरान मूसा एडवोकेट, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के बिहाफ पे एक लेटर लिखा था कि सदर पाकिस्तान ने जो आपको ऑब्जेक्शंस भेजे हैं वो हमें दे दे, जरा हम उनको देख लें, क्योंकि आज तक तो कौम को पता ही नहीं था ऑब्जेक्शन है क्या। 10 दिन से शोर मचा हुआ ऑब्जेक्शन है, जैसे 26वीं तरमीम छुपा के शोर मचा रहे थे, तो वो हमें तो पता नहीं। फिर स्पीकर ऑफिस से हमें जो मैसेज आया, जो रिटर्न मेरे पास है, स्पीकर के साइन के साथ मेरे पास मौजूद है, आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये बिल एक दफा आया था और कुछ क्लिनिकल इसमें मिस्टेक्स थी जिनको हमने ठीक करके वापस भेज दिया, और उसके बाद ये आज तक हमारे पास दोबारा नहीं आया। और स्पीकर साहब ने तो एक शो में, टीवी शो में ये तक कहा है कि वो तो अब एक्ट बन चुका है। तो मैं नहीं समझता को आज सदर ऑफिस को आज क्या याद आया कि उनको आज प्रेसिडेंट ऑफिस ने आज ये सब कुछ जारी किया। मैं एक बात अर्ज करूं आपको, कानून ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफिस जो है एक ही दफा ऑब्जेक्शन रेज करता है, किस्तों में रेज नहीं करता। पहले बात मैं क्लियर कर दूं। पहले एक दफा हो गए, स्पीकर ऑफिस आ गए, फिर स्पीकर ऑफिस ने उनको वापस भेज दिया, तो इट मींस एक दफा हो गया। दूसरी बात, उसके बाद स्पीकर को आज तक ये ऑब्जेक्शन नहीं मिले, ये बिल आया नहीं। ये वापस अगर भेजना था तो स्पीकर ऑफिस के पास आना था, ये कहीं और नहीं जाना है। तो स्पीकर ऑफिस को तो आज तक नहीं मिला, तो इसका मतलब तो विद इन 10 डेज एक्ट बन गया। ये इस वक्त एक्ट है। और यही बात मौलाना साहब ने कही। अच्छा, अब बड़े सवाल इसमें उठते हैं जो मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगी। देखिए, इसमें सिर्फ ये एतराजात नहीं है, बल्कि एक और चीज जो लिखी गई, वो कहा गया कि कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा,
इस कानून के तहत, ठीक है। और एक ही सोसाइटी में बहुत सारे मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि मफादात का टकराव होगा, ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा, जबकि बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। और इसका जो वर्ल्ड व्यू का जिक्र है वो गाहे बगाहे पीपल्स पार्टी कर रही है। पिछले हफ्ते नवीद कमर साहब ने मेरे प्रोग्राम में यही कहा था कि देखिए एक वर्ल्ड व्यू है और इसको हमें रिजॉल्व करना है। तो अब मुझे बताइए ना कि ये है असल मामला। एक मिनट बात सुनिए, देखिए असल मामला बात सुनिए मेरी कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि प्रेसिडेंट हाउस में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमें नहीं जानते। जब इस मुल्क की बाम बारगाहों और मसाजिद में नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई थी तो 2002 में MMA बना के हमने इस मुल्क से फिरका वारियत का खात्मा किया था। आज भी मेरे 1000 से ज्यादा कारकुन KPK और बलूचिस्तान में शहीद हो चुके हैं। उसमें रहनुमा भी शामिल है, सूबाई और मरकजी क़यादत भी शामिल है, MNAs भी शामिल हैं, जो सिर्फ इसलिए शहीद हुए हैं कि वहां पर जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो TTP है, वो कहती है कि जी आप हुकूमत के साथ, जमहूरियत के साथ क्यों खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं, हमारे साथ क्यों नहीं है। हम आज भी गोलियां उनकी खा रहे हैं और ये हमें आज भी अगर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं तो शिद्दत पसंदी तो इन्होंने की है। इन्होंने उलमा के एक तबके को बुला के अपने साथ बिठा के उलमा के अंदर लड़ाई कराने की कोशिश की और वो अंग्रेज का जो एक असूल पुराना चलता आ रहा है कि लड़ाओ और हुकूमत करो, उसको अपनाया इन्होंने। आप अल्लामा ताहिर अशरफी की बात कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? जी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 3 मिनिस्टर बैठे थे और वही मिनिस्टर बैठे थे जिन्होंने इसे काबीना में भी वोट किया, जिन मिनिस्टरों ने इसको कौमी असेंबली और सेनेट में भी वोट किया, वो तीनों उसमें बैठे हुए थे। तो मैं तो हैरान हूं कि हम लोग इतना शर्माते भी नहीं बात करते हुए कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि यह मदारस 70 साल से इसी एक्ट के तहत इसी में चल रहे हैं। और चौथी बात ये आपने कहा रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो अभी रजिस्ट्रेशन का तो आप चीख रहे हैं। आपको पता है आज से तो 5-6 महीने पहले ISPR ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन मदारस की होनी बहुत जरूरी है। हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते, हमें बताए तो सही। तीसरी बात, एक बात मैं और आज मजेदार बताऊंगा आपके शो में, जो शायद आपके इल्म में भी ना हो, कि ये कहते हैं कि ये वजारत सनत में क्यों जाना चाहते हैं। तो मैं आपको आज कुछ पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलों और शुगर फैक्ट्रीज के नाम देना चाहता हूं, शुगर मिलों के, शायद आपके इल्म में पहले ना हो। नंबर 1 सिंध मदरसातुल इस्लाम, नंबर 2 गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, नंबर 3 अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नंबर 4 अल खिदमत फाउंडेशन स्कूल। ये तो सब इसी जगह पे रजिस्टर्ड है जहां हम कह रहे हैं। यानी आप लोग कह रहे हैं कि सनत के साथ, आपकी यही बात है ना कि वजारत सनत के साथ रजिस्टर हो, तालीम के साथ नहीं। जी, तालीम ने किया क्या है, आपके सामने तालीम कर क्या रही है, आपके सामने ना तालीम ने क्या किया। या हमने तालीम को जो मदारस दिए हैं, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, नवाब ऑफ बहावलपुर ने बनाई थी, वो एक दीनी अदारा था। वहां पर शेखुल हदीस, उलमा और मुफ्तियान कराम पैदा होते थे। आज वहां की वीडियो पूरी दुनिया में क्या तमाशा नहीं बनी हुई है, क्या मजाक नहीं बने हुए हैं। ये क्या, ये इस तरह के मदारस बनाना चाहते हैं? ये मदारस की बका का मसला है, ये पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामी की बका का मसला है। ये मदारस हैं तो पाकिस्तान में इल्म की रोशनी, इस्लाम की रोशनी फैल रही है। हम इस पे किसी कदगन की इजाजत नहीं देंगे। बाकी रह गया ये कि हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, और रजिस्ट्रेशन करो। हमसे जो इन्होंने बात की, हमने मैटर तक तालीम जो है वो हमने लाजमी कंपलसरी कर दी है। फिर इसके बाद आपको मैं ये भी बताऊं, आपके कराची बोर्ड के पिछले साल का रिजल्ट उठा ले मैट्रिक का, मेरे मदारस के बच्चे नंबर 1 और नंबर 2 आए हैं। जो तो असलम गौहरी साहब, आप इस मामले का हल कैसे निकलेगा? देखिए एतराजात तो खुलकर सामने आ चुके हैं। ये बात भी दुरुस्त है आपकी कि 26वीं आईनी तरमीम में भी ये आप लोगों से अग्री किया गया था, आप सबने आकर ये बताया था। तो अब मसला नून लीग और पीपल्स पार्टी से कहीं और आगे का है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, या पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका है? मुझे तो देखिए, बात सुने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जो कुछ ये आज इनको इन्होंने जारी किए हैं, इनको आज इतने दिनों के बाद, 22-23 दिनों के बाद, इनको क्या 20-21 अक्टूबर को आपको पता है ये बिल पास हुआ था, फिर प्रेसिडेंट हाउस गया था, और आज क्या तारीख है, और आज इनको ये जारी क्यों किए इन्होंने, क्या मसला क्या है इनको? ये कौम को बताए तो सही ना, असल हकायक तो बताए ना, हकायक नहीं बता रहे, ये आए वाई शाही कर रहे हैं। आप भी हकायक बताए ना, आपको क्या लगता है कहाँ गेंद जो है वो अटक गई है? इनकी नीयत, हमारा लगता है इनकी नीयत में फतूर है और इनके दिमाग में कोई कीड़ा है, और इंशाल्लाह उसको हम हर वो जो आईनी तरीका होता है, आईने पाकिस्तान में मुझे दिया गया है, मैं वही आईनी तरीका अख्तियार करूंगा और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे।
आप बेफिक्र रहिए। जैसे हम 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का, कि हम उनके बिहाफ पे सारा खेल खेल रहे हैं, चूंकि हम उनकी ही जुबान बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और उनका चूंकि अपना इजलास हो रहा है, हम उस इजलास का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात ये मैं आपको ये बताऊं कि 2024 में जो हमारी JUI की रुकने साजी हुई है, उस रुकने साजी के तहत कम से कम हमारे 45 लाख वर्कर इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। 45 लाख में से 25 लाख उलमाए कराम हैं। मैं पाकिस्तान में उलमाए कराम की नुमाइंदगी करता हूं। मुझसे कोई ये इस तरह की चीजें मेरे साथ ना करें। हमें फिर किसी और तरफ जाना पड़ेगा, फिर एहतजाज हमारे सब दुनिया जानती है। हमारे पास सारे रास्ते वो मौजूद हैं जो आईने पाकिस्तान के अंदर हमें दिए गए हैं। हम इंतहा की तरफ ना हमें धकेला जाए। हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आईने पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क में रहना चाहते हैं, हमें क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धक्का दिया जाए? ये क्लैरिटी आपकी जमात में है कि आप मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो वो सनद के साथ जिस तरह से रजिस्टर कराना चाहते हैं वही होगा, हम अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। ये देखें, सोसाइटी एक्ट है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर होता है। ये सोसाइटी एक्ट है, नो लॉस नो प्रॉफिट के। बेशक ये अदारा सनद के अंदर आ जाए या किसी और के अंदर, हमें उससे कोई हर्ज नहीं है। हम उस सोसाइटी एक्ट के तहत हम चलना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी तक इस हवाले से, क्योंकि पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी मामला तय नहीं हो सके। अभी हुकूमत ने क्या मौलाना साहब को कांटेक्ट किया है कुछ मुज़ाकरात के लिए, कुछ बातचीत के लिए या नहीं? देखिए, बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, मोस्ट वेलकम आए। उन्होंने कहा जी कि असल में मैं एग्री करता हूं कि ये बिल हम लोगों ने पास किया था, और मैं चूंकि मुल्क से बाहर था, मुझे अब 3 या 4 दिन दे दें, मैं मसला हल कर देता हूं। बिलावल साहब अभी घर भी नहीं पहुंचे थे तो प्रेसिडेंट हाउस से एक बयान जारी हो गया कि इस पे जी हमने 8 या 10 ऑब्जेक्शन लगा के इसको वापस भेज। तो पता नहीं बिलावल साहब के साथ कौन खेल रहा है। बिलावल साहब को बेचारे किस नुक्ता नजर से हमारे पास आए थे, उस दिन से तो बेचारे शर्मिंदा है, हमसे राब्ते में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं खेल हो रहा है, इस खेल को नहीं होना चाहिए। मुल्क इस वक्त इंतहाई खराब सूरत हाल का तकाजा, मुल्क का मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। अमन अमान की 2 सूबों में नहीं, आपके सिंध में कराची की सूरत हाल आपके सामने। आप चल जाए लाड़काना डिवीजन और सक्खर डिवीजन में, असर के बाद लोग सफर नहीं कर सकते हैं। इस सूरत हाल में आप मसाइल क्यों पैदा करना चाहते हैं? हुकूमत क्यों मुश्किलात पैदा करनी चाहती है? अपने लिए भी, आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी। हम मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते। अच्छा, हमें धकेला जा रहा है, कि हम एहतजाज की तरफ जाए, हम दूसरे रास्ते अख्तियार करें। लेकिन असलम गौरी साहब, माजरत के साथ 10 ऐसे भी बोर्ड्स हैं ना जो विफाकुल मदारिस के तहत जो चल रहे हैं, वो कहते हैं कि हम वजारत तालीम के साथ ही रजिस्टर होना चाहते हैं। और आपको याद होगा ये फिगर भी दिया गया 18,600 का। मैं उस पर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मेरे बुजुर्ग हैं, मोहतरम हैं, वो जाना चाहते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं, वो चले जाए। अगर वो वो वहां जाइए। 2019 में बने हैं सारे ये, अब मैं एक लफ्ज कहूंगा, पता नहीं आप चला पाएंगे नहीं, ये सब फैज याफ्ता कारनामे हैं जो आज फैज वहां भुगत रहा है। तो ये उन्हीं के कारनामे, ये 2019 में सारे बोर्ड बनाए गए हैं, उन्होंने बनाए थे। तो ये वो नई बात तो नहीं है, वो एक मुआहिदा उन्होंने बनाया था। वो मुआहिदा आज तक ना पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, किस सेफ में पड़ा हुआ है, ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ, ना उसकी कोई कानूनी पोजीशन है, ना उस मुआहिदे पे कोई एक शक पे भी अमल नहीं हुआ। ये वही मुआहिदा है नहीं, ये वही मुआहिदा नहीं है जो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था, जिसपे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के भी दस्तखत थे, मौलाना फजल रहमान के भी थे। जी, मौलाना फजल रहमान साहब के साइन नहीं थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इत्तेहाद मदार से इनके थे। लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, वो है कहाँ मुआहिदा? उस पर अमल दरामद तो आपने नहीं किया ना। आपने वो एक मुआहिदा होता है, कानून होता है। हम कानून की बात कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं, हम मुआहिदों की बात नहीं। उस मुआहिदे की तो हैसियत खत्म होगी जब आपने उस पर अमल दरामद ही नहीं किया, उसकी एक शक पे अमल दरामद नहीं किया। हमने तो अपने मदारस की उस मुआहिदे के तहत शहादतुल आलमिया की जो सबसे बड़ी सनद है, जो आप पर इक्वल टू MA है, हमने उस सनद में उसको जो इम्तिहान देगा उसके लिए लाजम और कंपल्सरी कर दिया है कि मुतालिया पाकिस्तान और वो इंग्लिश उसको आनी चाहिए और वो उसका इम्तिहान पहले पास करे। तो आपने तो हमारी सनद को उस मुआहिदे के तहत आज तक इक्वल टू ऐलान नहीं किया कि वो मास्टर के हैं। तो आपने तो उस मुआहिदे पे अमल नहीं किया, तो अब मुआहिदा कहाँ रह गया? अब तो हम आइन की बात कर रहे हैं, एक्ट की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। हम कानून के अंदर जाना चाहते हैं, मुल्क की लॉ के अंदर रहना चाहते हैं। ये मुआहिदे बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। या उस मुआहिदे को आईनी शक्ल दे दे तो फिर आज हम बात करते हैं उस पर। असलम गौरी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। फर्स्ट कर लेते हैं, न बात मानी जाए आप लोगों की, फिर क्या रास्ता है?
जो आइन ने मुझे दिया है, मुझे वो रास्ता है। अब पूरी कौम देख रही है कि हुकूमत में मजबूर कर रही है कि हम एहतजाज की तरफ जाएं। पूरी कौम देख रही है ना, सुन रही है, देख रही है। 10 दिन में जो तमाशा हो रहा है, ये 10 दिन पहले जो ये कह रहे थे 8 दिन हो गए रेस किए, वो आज क्यों आए सामने? 8 दिन पहले क्यों नहीं आए सामने? वो है कहाँ, भेजे कहाँ है, हमें तो आज तक यही नहीं पता। अच्छा, स्पीकर ऑफिस परसों लिख के मुझे, परसों स्पीकर ऑफिस लिख के दे रहा है कि मेरे पास तो नहीं आए, तो किसके पास गए ये? अच्छा, लेकिन असलम गौरी साहब, एक माह मौलाना साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पर एक माह में मुलाकातें भी हुई और बड़ी लंबी लंबी नशिस्तें भी हुई, तो आप नहीं समझते कि इस पर नशिस्त कर लेना हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों के साथ, अपने मसले को समझा दें, उनके मसलों को समझ लें और बीच का रास्ता निकाल लें? देखें, ये इस मसले पे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जब पीडीएम की हुकूमत थी, ये बिल उस वक्त तैयार हुआ था और उस वक्त की जितनी पीडीएम में हुकूमत में जो लोग पार्टियां शामिल थी, उनके सरबराही इजलास में इसको पास किया था। 5 घंटे डिस्कस हुआ था। अभी ये बिल दोबारा बिलावल हाउस में 5 घंटे डिस्कस हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के साथ। अभी फिर ये जाती उमरा में ये बिल डिस्कस हुआ है। फिर उसके बाद ये बिल मैंने नहीं बनाया, ये वजारत कानून ने तैयार किया है। वजारत कानून को ये जिसे जो आज उन्होंने रेस की, उनको नहीं पता था क्या हमारी वजारत कानून इतनी लाइलम है? मैं समझता हूं कि सदर पाकिस्तान को अपने ऑफिस को चेक करना चाहिए। वहां कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे जो सदर पाकिस्तान की पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं। तो आप ये कहते हैं कि इन्होंने सारी वो नशिस्तें करने के बाद अग्री किया था और अब मुकर गए हैं? साफ ज़ाहिर है, बिल्कुल ये एग्री हुआ। देखो ना, बिल तो उन्होंने बनाया ना जी, बिल तो उन्होंने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। उन्हीं का बिल है ना, हुकूमत का बिल है। अब ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब तमाम तर बैठकें हुई, सबने अग्री किया और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वजारत कानून की जानिब से ही बिल बनाए जाते हैं, तो वो ज़हीन और फित्तीन लोग, क्या उनको नहीं पता था? ये जो एतराज़ात अब सामने आए हैं, अब ये एतराज़ात को जो सदर पाकिस्तान की जानिब से इस बिल पर लगाए गए, उस पर किस तरह से मौलाना साहब को राज़ी करेंगे या मौलाना साहब सबको राज़ी करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब ऑन इन फोकस। इजाज़त दीजिए, इसके साथ कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।